वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पीईबी का जो व्यापम का हमने पेपर स्टार्ट किया था, ये उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है। तो आपके लिए जो भी लोग एमपी व्यापम का पेपर देने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपको कुछ क्वेश्चन पेपर हैं जो एमपी व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर या प्रीवियस या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको ओनली पेपर मिलेगा, सॉल्व पेपर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें टोटल रिमेनिंग 50 क्वेश्चन है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी लोग एएनएम से रिलेटेड, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन और जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरे सेकंड चैनल को भी जाके विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैं रिसेंट में जो एएनएम के पेपर होने वाले हैं उनके लिए एएनएम के पुराने पेपर आपको उसी चैनल पर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंटेंट है आप लोगों के लिए। तो आप इसको भी देख सकते हैं और वहाँ जाके भी देख सकते हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन है सॉल्व कर लिए थे। रिमेनिंग पार्ट है, सेकंड पार्ट रहेगा 51 से। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा नहीं है? तो माइक्रो और मैक्रो टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो माइक्रो में क्या क्या आते हैं? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है वो क्या है? विटामिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 51 है, विटामिन ए ड्रॉप्स आर बीइंग गिवन ओरली टू चिल्ड्रन इन 6 to 9 डोज। द फर्स्ट डोज ऑफ 1 लाख IU इज गिवन एट द एज ऑफ। विटामिन ए के ड्रॉप्स दिए जाते हैं बच्चों में जनरली 59 मंथ की एज तक। जो ड्रॉप दिए जाते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि 6 मंथ से लेके 59 मंथ तक की एज तक, हर 6 महीने के गैप में, एवरी 6 मंथ के गैप में जो डोज दिया जाता है ओरल विटामिन ए का 1 लाख यूनिट का। तो फर्स्ट डोज जो दिया जाता है 1 लाख IU का, फिर सेकंड हो जाता है जो 1 साल के बाद वो 2 लाख IU का यूनिट का है जो दे सकते हैं। तो फर्स्ट डोज कब दिया जाता है? तो फर्स्ट डोज दिया जाता है 5 to 6 मंथ की एज में। कब दिया जाता है? स्टार्टिंग डोज 6 मंथ में, दूसरा होगा 12 मंथ में। इस हिसाब से हर 6 महीने का गैप देके हम विटामिन ए का डोज दे सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट डोज पूछा है तो 1 लाख यूनिट आयु दिया जाता है, और यदि सेकंड पूछा जाए 1 ईयर के बाद तो वो कितना होता है? 2 लाख यूनिट। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज विच टर्म डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट इन द हेड टू टेल डायरेक्शन। कौन सा टर्म यहाँ पे बताया गया हेड टू टेल डायरेक्शन को? सिक्वेंशियल ट्रेंड, प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न, सेफेलोकॉइडल, मास स्पेसिफिकेशन पैटर्न। तो जो हेड टू टेल डायरेक्शन आपने पढ़ा होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो वो क्या है? वो है सेफेलोकॉइडल ट्रेंड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज चाइल्ड स्माइल एट फैमिलियर पर्सन एट द एज ऑफ। तो बच्चे हैं जो फैमिलियर पर्सन को देख के कब स्माइल करना स्टार्ट कर देते हैं? 1 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ या फिर 6 मंथ। तो जो बेसिकली स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज बोन मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रैक्चर ड्यूरिंग डिलीवरी। इस डिलीवरी के टाइम पर कौन सी हड्डी टूटती है? रेडियस, क्लेविकल, ह्यूमरस या फिर अल्ना। तो आपने कॉलर बोन का नाम सुना होगा कि डिलीवरी के टाइम पर ये टूट जाती है बच्चों की। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर फ्रैक्चर हो जाता है इसमें। तो क्या है? क्लेविकल बोन। मोस्टली कौन सी बोन फ्रैक्चर होता है? क्लेविकल में। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल एक्ट्रेस यूजुअली अपीयर्स ऑन द रिग्रेस बाय द। इसका आंसर आप लोग बताना। क्वेश्चन नंबर 51 का क्वेश्चन ये है कि जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है वो बच्चों में कब अपीयर होता है और कितने दिनों के अंदर अपने आप से खत्म भी हो जाता है? स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम आपको बताना है ऑप्शन में। फर्स्ट डे एंड थर्ड डे, थर्ड डे एंड 7th डे, 5th डे एंड 10th डे और 9th डे एंड 11th डे। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब स्टार्ट होता है और कब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड डायग्नोज्ड विथ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा
हैज़ दी फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो एक बच्चा है, उसको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की कंडीशन है, तो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसको शो होगा? ऑप्शन है पैची, डार्क कलर्ड यूरिन, एक्सटर्नल हेमरेज, टेम्परेचर मोर देन 101 डिग्री फ़ारेनहीट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है पैची है, जो मोस्टली देखने को मिलेगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा डिसीज में। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, पैची। नेक्स्ट इज विच विटामिन नर्स मस्ट मेक श्योर द चाइल्ड डायग्नोज्ड विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टेकिंग विथ आयरन। जो बच्चा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन है, उसको डायग्नोज की गई है, तो कौन सा विटामिन है उसको स्पेशली आयरन के साथ लेने के लिए कहेगी? ऑप्शन है फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, नियासिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन के साथ साथ क्या लेने को बोलेगी? फॉलिक एसिड। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज विच फाइंडिंग मोस्ट लाइकली इंडिकेट्स अ चाइल्ड हैज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनमें से कौन सी फाइंडिंग बताएगी कि बच्चे को यूटीआई है? He has cleared the urine. He drinks a lot of fluid at frequent interval. He is toilet trained but experience enuresis. He urinates once in the morning and once in the evening. तो यूटीआई में क्या होता है कि बार बार टॉयलेट जाएंगे, बट यदि कोई बच्चा ट्रेंड है तब भी वो वेट वेटिंग कर रहा है, बिस्तर में टॉयलेट कर रहा है, एन्यूरेसिस की कंडीशन हो रही है उसको। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा ही इज टॉयलेट ट्रेंड। बच्चा टॉयलेट ट्रेंड है बट फिर भी क्या कर रहा है? एन्यूरेसिस की कंडीशन उसको हो रही है। नेक्स्ट इज विच न्यूट्रिएंट डिक्रीज द इंसिडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जो कौन से इंसिडेंस एनटीडी को कम कर सकते हैं? कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो एनसीडी होने के चांसेस को कम कर सकते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर फॉलिक एसिड। तो राइट आंसर होगा डी, फॉलिक एसिड। क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसेप्शन से लेके ही डॉक्टर क्या करते हैं? फॉलिक एसिड मेनली प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि एनटीडी से बचाया जा सके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इज विच असेसमेंट फाइंडिंग सजेस्ट दैट अ न्यूनेटल हैज स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर कौन सी फाइंडिंग सजेस्ट की जाएगी कि बच्चे को न्यूनेट बेबी है उसको स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा की कंडीशन है? ऑप्शन है बायलेटरल हिप डिसलोकेशन, वल्जिंग एंटीरियर फॉन्टिनल, नोटिसेबल डिम्पलिंग अबव द सेपरेशन ऑफ बटक्स, और डी, नो मूवमेंट इन लोअर एक्सट्रीमिटी। तो यहाँ पर जो बेस्ट फाइंडिंग शो होगी स्पाइना बाइफिडा ऑकुल्टा में न्यूनेट्स में, वो क्या होगी? बटक्स यहाँ पर जो एक डिम्पलिंग शो होगी अबव द सेपरेशन ऑफ बटक्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट इज चाइल्ड विद डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड बार्किंग कफ इज डिस्प्लेइंग साइन। तो बार्किंग कफ है जो भौंकने वाली खांसी हम जिसको कह सकते हैं, किस में देखने को मिलती है? मिलती है क्राउप में। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमनली आइडेंटिफाइड वायरल पैथोजन दैट प्रोड्यूस द डायरिया। तो डायरिया प्रोड्यूस करने के लिए, कॉज करने के लिए मोस्ट कॉमन वायरल पैथोजन क्या है? तो वो है रोटा वायरस। नेक्स्ट इज which sign and symptom would you expect in an infant with intussusception? एक बच्चे में इंटसुसेप्शन की कंडीशन है इन्फेंट में, तो क्या सिम्टम्स आपको शो होंगे? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कंटेनिंग फॉर्मूला बट नो वाइल। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में देखने को मिलती? पाइलोरिक स्टेनोसिस में। रिबन लाइक स्टूल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेल वाटरी स्टूल, सीवियरली कोलिकी एब्डोमिनल पेन, सॉसेज सेप्ड मास इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। तो इंटसुसेप्शन में जो मोस्टली सिम्टम देखने को मिलेगा वो क्या होगा? सीवियर कोलिक पेन होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, और क्या होगा? राइट अपर क्वाड्रेंट में सॉसेज से मास भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज विच फैक्टर प्लेज एन इन्फेंट एट ग्रेटर रिस्क देन एन एडल्ट फॉर डेवलपिंग ओटाइटिस मीडिया। बच्चों में कौन सा फैक्टर है जो मोस्टली ग्रेटर रिस्क फैक्टर बनेगा एज कम्पेयर टू एडल्ट के ओटाइटिस मीडिया होने के लिए? जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होने का कारण बच्चों में कौन होगा एज कम्पेयर टू एडल्ट के? ऑप्शन है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड, फ्लैट वाइड यूस्टेचियन ट्यूब, इमेच्योर कार्डियक स्पिंचर या फिर फीडिंग इन सेमी फॉलोअर पोजीशन।
सेमी फॉलोअर पोजीशन के कारण तो ये नहीं होगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क या फिर बॉटल फीड आप करा रहे हैं तो कान में दूध नहीं जा पाएगा। यदि लाइंग डाउन होके करवाते हैं तो चांसेस होते हैं। और यहाँ पर ये भी ऑप्शन में नहीं है कि बॉटल फीडिंग बेबी में ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट फीड के ओटाइटिस मीडिया होने के। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, फ्लैट वाइड यूस्टेचियन ट्यूब। जो इन्फेंट होते हैं उनकी एज कम्पेयर टू जो यूस्टेचियन ट्यूब है क्या होती है? वाइड होती है, शॉर्ट होती है और फ्लैट होती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग आर द जनरल मेजर टू मैनेज अ सिंपल केस ऑफ मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी। तो मॉर्निंग सिकनेस है यदि प्रेगनेंसी में, तो कौन से जनरल मेजर्स यूज किए जाएंगे? यूज स्पाइसी एंड फैटी फूड, टेक स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लो इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ईटिंग ब्लेंड एंड ड्राई फ्रूट एग्जाम्पल बिस्किट्स इन द मॉर्निंग, टेक एंटी एमेटिक ड्रग्स एवरी डे। तो जनरल मेजर्स फॉलो किए जाएंगे यदि मॉर्निंग सिकनेस हो रही है इनकेस किसी भी को भी प्रेगनेंसी में, तो वो होंगे कि आपको ब्लेंड और ड्राई फूड लेना है, जैसे कि सुबह उठते ही साथ बिस्किट, टोस्ट सभी आप ले सकते हैं। इससे मॉर्निंग सिकनेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सी, ईटिंग ब्लेंड एंड ड्राई फूड एग्जाम्पल बिस्किट्स इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट इज अ पेशेंट रिपोर्ट टू ओपीडी फॉर फर्स्ट टाइम विद हिस्ट्री ऑफ पेन इन एब्डोमेन, ब्लीडिंग पर वेजाइना एंड एमनोरिया, विच कुड बी ड्यू टू। तो यहाँ पर एक पेशेंट आया है ओपीडी में पहली बार, वो अपनी हिस्ट्री बता रहा है कि एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ब्लीडिंग है पर वेजाइना, और साथ ही साथ एमनोरिया की कंडीशन भी है रही है उसको पहले। तो क्या फाइंडिंग्स होगी? ऑप्शन है अबॉर्शन, मोलार प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी केस में जो ऑप्शन है, इन सभी केस में पेन होता है एब्डोमिनल में, ब्लीडिंग पर वेजाइना भी हो सकता है, एमनोरिया की कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रायल ऑफ लेबर। ट्रायल ऑफ लेबर को लेके ट्रू पॉइंट क्या है? कंडक्टेड फॉर मॉडरेट डिग्री ऑफ cephalopelik disproportion, कैन बी एम्प्लॉयड इन पार्शियली डायलेटेड cervix, डज नॉट नीड एनी सुपरविजन और डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ट्रू क्या है ट्रायल लेबर को लेके? तो वो होगा कि जो मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट डिग्री cephalopelik disproportion होता है उसके लिए हम ट्रायल ऑफ लेबर कर सकते हैं, और इस सुपरविजन की निगरानी जो सीनियर सुपरवाइजर है उनकी निगरानी में ही हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज चैडविक साइन इज अ विजिबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, पल्सेशन ओवर एब्डोमेन, डस्की हुई ऑफ वेस्टिबुल एंटीरियर वेजाइनल वॉल। चैडविक साइन का मतलब है यहाँ पर डस्की हुई ऑफ वेस्टिबुल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल। ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर सभी क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? ट्यूबल एम्पुला, ट्यूबल स्टमस, ओवेरियन और सर्वाइकल। दो ऑप्शन हैं जो ट्यूबल एम्पुला और ट्यूबल स्टमस। इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होती हैं वो कहाँ पर होती हैं? ट्यूबल एम्पुला में। 70% प्रेगनेंसीज कहाँ पर हो सकती हैं? ट्यूबल एम्पुला में। और जो बाकी की 12% बचेंगी वो कहाँ पर हो सकती हैं? ट्यूबल स्टमस में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ट्यूबल एम्पुला। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। लार्जेस्ट डायमीटर क्या है पेल्विक आउटलेट का? तो वो है ऑब्लिक डायमीटर। नेक्स्ट इज ओपैक रिंग ऑन द फीटल सरफेस इज लिटिल सिग्निफिकेंट नोन इज। तो ओपैक रिंग देखने को मिलेगी फीटल सरफेस पर, तो वो क्या कहलाएगी? प्लेसेंटा सक्सिनेट्रा, प्लेसेंटा बाइपार्टिटा, प्लेसेंटा ट्राइपार्टिट, प्लेसेंटा सर्कमवेलिटा। तो ये आपके लिए प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज मैं आपको बता चुकी हूँ एक सेपरेट वीडियो में। तो फीटल सरफेस पर एक ओपैक और अपारदर्शी रिंग देखने को मिलती है, वो क्या कहलाती है? प्लेसेंटा सर्कमवेलिटा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज अम्बिलिकल कॉर्ड कंपोज्ड ऑफ एन एम्ब्रियोनिक फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंटरमाइन्ड विथ जिलेटिनियस सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है कनेक्टिव टिश्यू का, इसके ऊपर एक जिलेटिनियस सब्सटेंस लगा होता है, वो क्या कहलाता है? वार्टन्स जेली, एमनियन, कोरियन या फिर बेलामेंटस इंसर्शन।
तो जो वार्टन्स जेली है क्या है, जिलेटेनियस सब्सटेंस होता है जो कि अम्लाइकल कॉर्ड पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, वार्टन जेली। नेक्स्ट इज द सूचर फॉर्म्स एवरी यूजफुल लैंडमार्क टू डिटरमाइन प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन व्हेन मेकिंग वेजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लेबर। तो सूचर हैं जो अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क प्ले करते हैं प्रेजेंटेशन और पोजीशन में वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम पर, लेबर के पीरियड में। तो सेजाइटल सूचर है मेनली यहाँ पर, वो क्या हैं। तो सेजाइटल सूचर किससे मिलके बने हो सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं सेजाइटल सूचर्स होते हैं जो दो पैराइटल बॉन्ड्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, लाइज बिटवीन द टू पैराइटल बॉन्ड। Next is first fetal movement felt recognized by the mother between 16 to 20 weeks of pregnancy is, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर के थ्रू फील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्विकनिंग। नेक्स्ट इज फैंटम और फॉल्स प्रेगनेंसी इज, तो फैंटम और फॉल्स प्रेगनेंसी, फॉल्स का मतलब क्या होता है, स्यूडो। तो यहाँ पर आप इसके लिए राइट आंसर क्या मानेंगे, बी, स्यूडोसाइसिस को फैंटम और फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू अबाउट द साइन ऑफ फीटल डेथ इन अर्ली प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो फीटल डेथ को लेके सभी साइन सही हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है साइन ऑफ प्रेगनेंसी सबसाइड, यूट्रस इज स्मॉल फॉर डेट्स, ब्राउनिश डिस्चार्ज पर वेजाइना, डी यहाँ पर फीटल हार्ट डिटेक्शन है अल्ट्रासोनिक स्कैनर। तो यहाँ पर फीटल डेथ हो चुकी है अर्ली प्रेगनेंसी में, तो फीटल हार्ट साउंड कैसे आप डिटेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज ऑल द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन एक्सेप्ट। तो सभी मेथड सेफेलोपेल्विक सीपीडी के लिए डिटरमाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। चेसर्स मॉरिस मेथड, मुनरो केर्स मेथड, लेफ्ट हैंड ग्रिप और लेटरल पाल्पेशन। तो जो मुनरो केर्स मेथड, लेफ्ट हैंड ग्रिप और लेटरल पाल्पेशन, ये सभी सीपीडी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बट जो चेसर मॉरिस मेथड है इसका यूज़ वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट इज when disturbance is so slight, os is closed, membrane is intact and possibility for pregnancy to continue to term is known as। तो सर्वाइकल ओस क्या हो गई है, क्लोज है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और जो प्रेगनेंसी है उसको कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी है। तो ये टर्म क्या कहलाएगा, थेराप्यूटिक अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, ब्लड मोल या फिर कार्नियस मोल। तो यहाँ पर चांसेस हैं प्रेगनेंसी को आगे तक ले जाने के, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा थ्रेटेंड अबॉर्शन। नेक्स्ट इज सिस्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ क्रॉनिक एपिथेलियम इज नोन एज। तो सिस्टिक प्रोलिफरेशन है जो क्रोमिक एपिथेलियम का, वो क्या कहलाएगा, तो सिस्टिक प्रोलिफरेशन कहलाएगा हाइडेटिफॉर्म मोल। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग परसिस्ट थ्रू आउट द डे एंड वुमेन्स हेल्थ बिकम्स इम्पेयर्ड इज नोन एज। यदि वॉमिटिंग हो रही है पूरे दिन और वुमेन्स की हेल्थ पे क्या हो रहा है, इसका असर पड़ रहा है, तो क्या कहलाएगा, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरहेमेसिस, ग्रेविडेरम। तो ये सभी में सभी पॉइंट्स हैं जो सही हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज सीरियस साइन एंड सिम्टम ऑफ प्री एक्लेम्सिया आर। तो प्री एक्लेम्सिया के सीरियस साइन सिम्टम क्या हैं, शार्प राइज इन ब्लड प्रेशर, इंक्रीज प्रोटीन्यूरिया, सीवियर हेडेक एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। तो ये सभी साइन क्या हैं, प्री एक्लेम्सिया के लिए सीरियस साइन सिम्टम हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज द चांस ऑफ इंट्रा यूट्रो ट्रांसमिशन ऑफ एड्स इज इंक्रीज्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन। तो एड्स ट्रांसमिशन के इंट्रा यूट्राइन टाइम पर, या फिर हम ये कह सकते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एड्स ट्रांसमिट होने के बेबी के लिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, कि सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं इंट्रायूटर ट्रांसमिशन के एड्स में। कोरियो एम्नियोनाइटिस, प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्रोलॉन्ग लेबर, प्रीमेच्योरिटी एंड इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर बी होगा, बट आप लोग इसका आंसर जरूर बताना क्वेश्चन नंबर 83 का।
क्योंकि मोस्टली जो एड्स और HIV ट्रांसमिट होती हैं, जितनी भी इस तरीके की डिसीज़ होती हैं जो प्लेसेंटा टू बेबी में जा सकती हैं, वो सेकंड स्टेज में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी बी है, बट आप लोग इसका आंसर जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 83। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियास इन प्रेगनेंसी इज। पॉलीहाइड्रोमनियास का मतलब क्या होता है कि जब जो एमनियोटिक फ्लूइड है मोर देन नॉर्मल से हो जाए, आई थिंक 2000 ml से ज़्यादा हो जाए प्रेगनेंसी में, तो क्या कारण और कौन सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है? प्रोलैप्स ऑफ कॉर्ड, माल प्रेजेंटेशन, पोस्टपार्टम हेमरेज और डी ऑल ऑफ दीज। तो इन सभी होने का कारण बन सकता है। नेक्स्ट इज द फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV टू न्यूबॉर्न ड्यूरिंग लेबर इज। लेबर के टाइम पर न्यूबॉर्न बेबी को HIV ट्रांसमिट होने के जो रिस्क हैं वो कब होंगे? प्रीमेच्योर बर्थ एंड लो बर्थ वेट, फर्स्ट इन्फेंट ऑफ मल्टीपल बर्थ, अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी और डी ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 83 की तरह सेम है। इसका आंसर भी आप लोग देना कि HIV ट्रांसमिट होने का न्यूबॉर्न में लेबर के टाइम पर किस तरीके के न्यूबॉर्न में सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग लेबर HIV टेस्टिंग इन इमरजेंसी इफ प्री टेस्ट नॉट डन टू बी डन बाय। तो HIV टेस्टिंग की जानी है इमरजेंसी में लेबर के टाइम पर यदि प्रीवियसली टेस्ट नहीं किए गए हैं, पता नहीं है कि लेडी को HIV है या नहीं, तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा? वो होगा सिंगल रैपिड टेस्ट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी हैं, बट किसी एक को छोड़कर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा असर्टा, प्लेसेंटा प्रीविया और एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक तरीके की ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी भी है, बट इसको प्रीवियसली पता रहेगा तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे, बट एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन के। नेक्स्ट इज नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट एडमिटेड विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, सी इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइंस एक्सेप्ट। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के सभी साइन है, बट किसी एक को छोड़कर। नचल रिजिडिटी, कर्निंग साइन, ब्रुजिन्स्की साइन, ये सभी किसके साइन है? मेनिंजाइटिस के, बट जो ट्राइस्मस है ये किसका है? ये है टिटेनस का, लॉक जाका। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज वाइल कम्युनिकेटिंग विथ पेशेंट हु हैज एक्सप्रेसिव अफासिया द नर्स शुड। एक पेशेंट है उसको एक्सप्रेसिव अफासिया की कंडीशन है, बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं बोल पा रहा है, तो एज अ नर्स आप उससे किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे? स्पीक लाउडली एंड क्लियरली टू द अनअफेक्टेड साइड, अलाउ द पेशेंट टाइम टू रिस्पॉन्ड, यूज सिंपल सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट गेस्चर, आस्क द पेशेंट टू राइट ही व्हाट ही वांट्स। तो एक्सप्रेसिव अफासिया की कंडीशन में क्या होगा कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो एज अ नर्स आप उससे भी कह सकते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए हो वो आप लिख के बता सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म पेनिसिलिन थेरेपी फॉर द पेशेंट विद रूमेटिक फीवर इज इंडिकेटेड टू। यदि लॉन्ग टर्म पेनिसिलिन थेरेपी दी जा रही है किसी रूमेटिक फीवर के पेशेंट को, तो क्या इंडिकेट करेगी? प्रिवेंट क्रॉनिक रूमेटिक कार्डाइटिस, to arrest the progress of migratory arthritis, to destroy the infective organism and cure the disease, to prevent recurrence of rheumatic fever। तो जो rheumatic fever के लिए लॉन्ग टर्म पेनिसिलिन दी जा रही है तो ये क्या करेगी? क्रोनिक rheumatic कार्डाइटिस से प्रिवेंट कर सकती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस इन इंडियन पेशेंट। इंडियन पेशेंट में मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस के जो सबसे ज़्यादा किसके कारण होता है? कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस। जनरली रूमेटिक कार्डाइटिस के कारण, रूमेटिक फीवर के कारण सबसे ज़्यादा मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस की कंडीशन होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। Next is the nurse is teaching an elderly patient with angina regarding the administration of nitrates. With of the following instruction the nurse should emphasize। तो एक एंजाइना का पेशेंट है, नर्स उसको नाइट्रेट्स एडमिनिस्टर कर रही है, उसके बाद उससे क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहेगी? कीप योर मेडिकेशन इन रेफ्रिजरेटर एट ऑल टाइम,
You may repeat the dose of sublingual nitroglycerin every 30 minutes for 3 doses if required. Lie down or sit in a chair for 5 to 10 minutes after taking the drug. Swallow your pill with a big glass of water or milk. तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो इस तरीके से दिए जाते हैं, सबलिंगुअली दिए जाते हैं। तो कब दिए जाते हैं? 30 मिनट बिफोर 30 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स के टाइम पे दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एमआई का जो मेन कारण है वो क्या है? तो वो होता है ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय एन एम्बुलस। एम्बुलस के कारण जो कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पर किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होना, जिसके कारण क्या होगा? ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण एमआई के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या होगा? ऑक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी बाय एन एम्बुलस। नेक्स्ट इज द पेन मेडिकेशन ऑफ चॉइस इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एक्यूट एमआई में जो मोस्ट कॉमनली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में पेन मेडिकेशन कौन सी दी जाती है? तो वो मॉर्फिन सल्फेट। फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग क्या होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेन के लिए? तो वो है मॉर्फिन सल्फेट। नेक्स्ट इज नर्स इज टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट एट हाई रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन विल हेल्प टू प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ निमोनिया। एस्पिरेशन ऑफ निमोनिया के पेशेंट की नर्स आप किस तरीके से केयर करेंगे? ऑप्शन है परफॉर्मिंग माउथ केयर विद द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, elevating the head of the patient in at least 45-degree angle after entering the feeding, providing pulmonary toilet after feeding the patient, D both B and C। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी बोथ बी एंड सी। एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है? 45 डिग्री एंगल पर आपको हेड एलिवेट करके रखना है एवरी फीडिंग के बाद, और जो पल्मोनरी टॉयलेट है वो फीडिंग के बाद पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रिएक्शन टू माउंटेक्स टेस्ट इंडिकेट दैट। पॉजिटिव टेस्ट है जो माउंटेक्स टेस्ट का जो पॉजिटिव रिएक्शन आया है तो क्या इंडिकेट करेगा? द इंडिविजुअल हैज एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, द इंडिविजुअल हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी टू टीबी, द इंडिविजुअल हैज बीन एक्सपोज्ड टू टीबी, और डी है यहाँ पर द इंडिविजुअल विल डेवलप एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस इन नियर फ्यूचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। सो गाइज ये थे टोटल क्वेश्चन। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम जो पार्ट फर्स्ट का ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।